हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ प्रोसेस। इससे पहले तक हमने कॉग्निजेंस कहाँ लिया जाता है, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कॉग्निजेंस ले लिया गया है अंडर सेक्शन 191 या तो क्लॉज ए में जो एफआईआर पे लिया जाएगा या फिर 191 क्लॉज बी में जो कि कंप्लेंट केसेस पे लिया जाएगा। और हमने कंप्लेंट प्रोसीडिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हमें उसके आगे का देखना है एंड मेनली जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इशू ऑफ प्रोसेस। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग से डील करता है, विच इज अ पार्ट ऑफ कंप्लेंट प्रोसीडिंग, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक दैट इज issue of process. All right, so let's start with 202 first. All right, section 202. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है, क्योंकि हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे थे तो अभी हम सिर्फ कंप्लेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। एफआईआर केस की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग से रिगार्डिंग जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है उसके बाद ही स्टार्ट्स द कंप्लेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 200 में he shall examine the complainant and the witnesses personally, and then the substance of that examination has to be recorded in writing and it should be signed by the complainant, the witness and the magistrate. ये हमने देखा था और उसके कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिए हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है यहाँ कंप्लेंट प्रोसीडिंग के दौरान इसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सो अगर इस कंप्लेंट प्रोसीडिंग में ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, जब इसने पर्सनल एग्जामिनेशन किया कंप्लेनेंट और विटनेसेस का, ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि ओके इन दिस केस हमें इशू ऑफ प्रोसेस करना है बिकॉज देयर आर वैलिड ग्राउंड्स टू इशू द प्रोसेस। सो इस केस में वो इशू ऑफ प्रोसेस करेगा व्हेन ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। ऑल राइट, तो इशू ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 ये स्टार्ट कर देगा। ओके, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे कंप्लेंट आई, उसने कॉग्निजेंस लिया, इशू ऑफ प्रोसेस करने से पहले वो ऑब्वियसली कंप्लेंट प्रोसीडिंग करेगा, बट उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग या उस एग्जामिनेशन में ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड्स ऑफ द कंप्लेंट। He thought, he was of the opinion, he had the reason to believe कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है इस पे प्रोसेस इशू करने का। तो अगर insufficient ग्राउंड है तो he will dismiss the complaint under section 203 CRPC। वो उस पे आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, whereas वो उस पे उसको डिसमिस कर देगा। 203 के अंदर वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। या थर्ड ऑप्शन उसके पास होता है जो इन दोनों के बीच का ऑप्शन है। ही इज कंफ्यूज्ड, ही हैज सम डाउट्स कि सिर्फ कंप्लेंट प्रोसीडिंग के बेसिस पे ही इज नॉट एबल टू मेक अप हिज माइंड वेदर टू गो विद इशू ऑफ प्रोसेस और टू डिसमिस द कंप्लेंट। तो ऐसे केसेस में वो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस। ये जो पोस्टपोनमेंट है ये सेक्शन 202 में दिया गया है। ये जो पोस्टपोनमेंट है ये सेक्शन 202 में दिया गया है। अब पोस्टपोन करके क्या उसको फायदा हो रहा है? अब वो पोस्टपोन करेगा बट ये पोस्टपोनमेंट के पीछे जो पर्पस होता है दैट इज टू अश्योर हिमसेल्फ, टू मेक हिमसेल्फ more sure about whether to issue the process or not। अब ये पोस्टपोनमेंट जब ये करेगा तो पोस्टपोनमेंट में he will either order investigation by the police officer or by the third person, और या तो
तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा, पुलिस ऑफिसर को बोल देगा कि मैं सिर्फ कंप्लेंट प्रोसीडिंग के बेसिस पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आप इस पे कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। या तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर को बोल दे, या फिर ही विल हिमसेल्फ इंक्वायर, वो खुद से इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ही विल हिमसेल्फ इंक्वायर। ऑलराइट, तो या तो वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा या तो वो खुद से इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर से करवाएगा या एनी अदर पर्सन से करवाएगा, और इंक्वायरी जो है वो खुद से कंडक्ट करेगा। जब इन दोनों से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इफ सेटिस्फाइड तो इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, इफ नॉट सेटिस्फाइड तो डिसमिस कर देगा। अब अगर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है, यस आई कैन मूव फॉरवर्ड विद इशूइंग द प्रोसेस, तो वो इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा। जो उसको यहां करना था वो एक स्टेज के बाद कर देगा। बट अगर इस इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के बाद ही इज नॉट एबल टू अश्योर हिमसेल्फ, नाउ ही इज श्योर अबाउट डिसमिसिंग द कंप्लेंट, अब वो श्योर हो चुका है कि नहीं, कोई वैलिड ग्राउंड है ही नहीं इस पे आगे प्रोसेस इशू करने का, तो इन दैट केस ही विल डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203। जो उसको यहां करना था वो पोस्टपोन करके देन यहां करेगा। So that is the whole procedure of complaint application or complaint proceedings. Okay, so this is the total procedure of complaint proceedings. All right. So मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। अब हम बेयर सेक्शन पढ़ेंगे। जो बेयर सेक्शन हम पढ़ेंगे उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली 202 जो है व्हाट इट इज अबाउट। ओके ओके, सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, एनी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट, एनी मैजिस्ट्रेट, अब ये कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है। कोई भी मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, जो हमने कल देखा था, जो हमने कल सेक्शन 200 में देखा था कि ये या तो एरिया मैजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर एनी मैजिस्ट्रेट, सपोज सीजेएम जो 192 के अंदर मेक ओवर करता है केस को टू दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का मतलब है अदर देन द एरिया मैजिस्ट्रेट, वो भी 192 में मेक ओवर करेगा केस, हैंड ओवर करेगा टू द एरिया जेएम। तो इसीलिए एनी मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब है या तो एरिया मैजिस्ट्रेट हो सकता है या अदर देन एरिया मैजिस्ट्रेट कोई और सीजेएम हो या जेएम हो जो 192 के अंदर मेक ओवर करेगा टू द एरिया मैजिस्ट्रेट। ओके, ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस व्हिच ही इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, मतलब एरिया मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड है, और व्हिच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 192, कि उसके पास वो केस कंप्लेंट के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आया था लेकिन 192 में उसको मेक ओवर किया गया है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, इसीलिए एनी मैजिस्ट्रेट यूज हुआ। मे, नाउ दिस इज, ये जो सेक्शन 202 है, इट इज अ मे प्रोविजन, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दिस इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये जो है ये डिस्क्रिशन पे ही होगा। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं सिर्फ 200 का एग्जामिनेशन सफिशिएंट है, तो वो उसके बिहाफ पे ही, उसके बेसिस पे आगे प्रोसीड करेगा। बट इफ इन हिज डिस्क्रिशन ही थिंक्स कि और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जरूरत है बिफोर इशूइंग द प्रोसेस और बिफोर डिसमिसिंग द कंप्लेंट, इन that case he may use his discretion to postpone the procedure.
ओके, सो इसीलिए इट इज अ मे प्रोविजन, इट इज अ मे प्रोविजन. मे इफ ही थिंक्स फिट और शैल, यहां पे ये एक स्पेशल प्रोविजन है जहां पे दोनों ऑप्शंस यूज हो रहे हैं. एक बार मे यूज हुआ विच मेक्स इट अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन, बट ब्रैकेट में यहां पे शैल भी लिखा है जो कि इसको मैंडेटरी बना देता है. ऑलराइट, मे कब है, शैल कब है, लेट्स जस्ट रीड फर्दर. इफ ही थिंक्स फिट, तो मे तो तब जब उसे सही लगे, इफ ही थिंक्स फिट. ओके, बट कोई ऐसा सर्कमस्टांस भी है जिसमें उसको डिस्क्रिशन नहीं यूज करना है, जिसमें इट इज कंपल्सरी फॉर हिम टू postpone the issue of process. Okay. And that is when the accused is residing beyond the area which exercises jurisdiction. अब यहां पे सेक्शन 202 में एक तो है मे, जहां पे he thinks fit, एक है shall, when the accused resides beyond jurisdiction. जब अक्यूज्ड jurisdiction ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बियॉन्ड, उसके टेरिटोरियल jurisdiction के बाहर रिसाइड करता है, तब तो उसको ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कराना इट इज अ शैल, इट इज अ मैंडेट. बट अगर वो अक्यूज्ड उसके टेरिटोरियल jurisdiction के विद इन रिसाइड करता है तो इट इज अ मे प्रोविजन. तब उसको उसका डिस्क्रिशन है कि ही मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ही मे नॉट ऑर्डर. यहां पे it implies that the accused resides within the jurisdiction of the judicial magistrate. All right. तो यहां पे ये क्या कर सकता है, ये पोस्टपोन कर सकता है the issue of process against the accused and direct that the accused either inquire into the case himself or direct the investigation to be made by the police officer or any other person. ये क्या कर सकता है, या तो इंक्वायरी हिमसेल्फ, मैं आपको ये समझा चुकी हूं, या फिर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर person or any other person. All right. और क्या पर्पस होगा, for the purpose of deciding whether or not sufficient ground for proceeding, कि whether issue of process should be done or not. All right. तो इसका पर्पस है कि issue of process करना है या नहीं करना है, वो डिसाइड करने के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हो the issue of process. ओके, बट सेक्शन 202 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ये दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे सेक्शन 202 की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकता है. ऑलराइट, तो उसमें से जो फर्स्ट है, वील डील विद द फर्स्ट वन फर्स्ट. नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड. नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड. फर्स्टली, जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि द ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. जब मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209, अंडर सेक्शन 209 ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं करेगा. और सेकेंडली, कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट.
202 का, वहां पे क्या बोला गया है? कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट। दैट मीन्स अगर कंप्लेंट कोर्ट ने की है, जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट इटसेल्फ है, तो दैट मीन्स नॉट एग्जेम्प्टेड। ऐसे केसेस में कैन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर 202, क्योंकि नॉट बीन डन बाय द कोर्ट है, नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जब कोर्ट ने की है कंप्लेंट, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट की जा सकती है। Unless the complainant and the witness have been examined on oath under section 200. अब इसका implied meaning अगर हम देखें तो complainant या तो कोर्ट होगा, और अगर कोर्ट नहीं है तो या तो पब्लिक सर्वेंट होगा या फिर थर्ड पर्सन या अदर पर्सन, या तो थर्ड पर्सन या तो अदर पर्सन, इन दोनों में से कोई होगा। सो इन दोनों केसेस में अगर हम 200 को याद करें तो सेक्शन 200 में पब्लिक सर्वेंट का पर्सनल एग्जामिनेशन अंडर द कंप्लेंट प्रोसीडिंग इज एग्जेम्प्टेड, बट सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट ने नहीं किया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस कंप्लेनेंट या विटनेस का एग्जामिनेशन अंडर 200 होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कोर्ट ने अगर कंप्लेंट की है तो एग्जामिनेशन अंडर 200 इज नॉट नीडेड। ये हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है, बट इसके अलावा किसी ने भी किया है और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना है तो इवन इफ वो पर्सन 200 में एग्जेम्प्टेड है, स्टिल 202 का इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने से पहले 200 का एग्जामिनेशन होना जरूरी है। तो अगर हम पब्लिक सर्वेंट का केस देखें तो पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 200 में एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द पर्सनल एग्जामिनेशन, बट अगर कोर्ट बाद में एग्जेम्प्ट कर दिया पहले पब्लिक सर्वेंट को कि नहीं आपकी हम पर्सनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर डायरेक्ट करते टाइम द कोर्ट डिसाइड्स दैट कि इस केस में हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी डायरेक्ट करनी, तो इस केस में पब्लिक सर्वेंट का एग्जामिनेशन is required under section 200, बट ये सिर्फ तभी होगा जब कोर्ट को या तो इन्वेस्टिगेशन करना है या इंक्वायरी करनी है अंडर सेक्शन 202, अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट का एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर थर्ड पर्सन का केस देखें या फिर एनी ऑर्डिनरी पर्सन, तो इसके लिए केस इज वेरी सिंपल। इसके लिए तो ये 200 का जो एग्जामिनेशन वो एक शैल प्रोविजन है, जरूरी है। तो ऑब्वियसली अगर आपने उसको पहले ही 200 में एग्जामिन कर लिया है तो डायरेक्टली 202 में इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी ऑर्डर की जा सकती है। बट जो टेक्निकल केस है वो पब्लिक सर्वेंट का है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट 200 में एग्जेम्प्टेड है, बट वही 202 में बोला गया है कि अगर इस केस में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, पोस्टपोनमेंट करना है या इंक्वायरी करनी है तो पहले 200 का एग्जामिनेशन करना होगा, देन ही आप उसकी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज द केस। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट की है तो 200 के एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया जा सकता है। अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट करी है तो जनरली 200 का एग्जामिनेशन जरूरी नहीं होता है, बट अगर कोर्ट डिसाइड्स कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करना है तो पहले 200 का एग्जामिनेशन करना होगा, देन ओनली 202 का प्रोसीजर होगा। बट अगर थर्ड पर्सन या किसी ऑर्डिनरी पर्सन की बात है तो
200 का एग्जामिनेशन इज ऑब्वियसली इट इज अ शैल प्रोविजन, इट इज कंपल्सरी, एंड देन विदाउट एग्जामिनिंग हिम अगेन आप 202 का प्रोसीजर कर सकते हो, या तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करोगे या इंक्वायरी डायरेक्ट करोगे. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द प्रोवाइजो. दिस वाज अबाउट द प्रोवाइजो. ऑलराइट, अगर मजिस्ट्रेट को कभी भी लगता है कि ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो कंप्लेनेंट को बुलाएगा और बोलेगा कि आप अपने सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस करो और वो इनको एग्जामिन करेगा ओथ में, एंड देन वो जो केस है वो कमिट कर दिया जाएगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन. सिर्फ वो एग्जामिन करेगा एंड देन ही विल डू द कमिटल ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209. Section 209. Alright, so this was all about section 202. अब इसमें कुछ additional points हैं जो अभी हम पढ़ेंगे. कुछ additional points हैं. Okay, firstly, इसका जो purpose होता है, that is to determine whether the judicial magistrate may or shall move forward with the issue of process or not. ये तो इसका पर्पस होता है. दूसरा, ये जो पूरी कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स है ये पर्सनल एग्जामिनेशन होता है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर्सनली कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को एग्जामिन करता है. यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोई जरूरत नहीं होती है. The judicial magistrate only has to examine the complainant and the witnesses personally. Thirdly, यहाँ पे the accused has no locus standi. Locus standi का मतलब है accused का यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है. That means जो भी ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होंगी इसमें अक्यूज्ड कैन नॉट इंटरफेयर. कैसे इंटरफेयर नहीं कर सकता है? वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है उसके कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स वाले स्टेटमेंट्स के बेसिस पे. ऑलराइट, भले ही इवन इफ ये जो एग्जामिनेशन है इट इज ऑलवेज डन ऑन ओथ, बट ओथ पे किया जा रहा है, that does not give the accused a right to cross examine the complainant and the witnesses based on the complaint proceedings. That is why complaint proceedings का जो substance होता है it is not a substantive piece of evidence. ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है. आप इस कंप्लेंट प्रोसीडिंग के बेसिस पे कभी भी उन कंप्लेनेंट या विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हो. ये जो होगा, ये जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी सब्सटेंस है, ये सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज हो सकता है. फर्स्टली, या तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अंडर सेक्शन 145, या फिर कोरॉबरेशन के लिए अंडर सेक्शन 157. ये दोनों इंडियन एविडेंस एक्ट. ये सिर्फ या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कोरॉबरेट करने के लिए आप यूज करोगे. अदरवाइज आप इस कंप्लेंट प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड को और कहीं यूज नहीं करोगे, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स और बेस्ड ऑन दिस substance or record. All right. So these were the points regarding complaint proceedings. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे dismissal of complaint. Section 203 deals with dismissal of complaint. If after considering the statements on oath, अब ले लिए सारे statements on oath, चाहे postponement के बाद लिए हैं, चाहे directly लिए थे, 200 वाले भी इसमें included है, 202 वाले भी included है. दोनों में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, की इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता है, तो वो क्या करेगा? डिसमिस कर देगा कंप्लेंट और उसके रीजंस दे देगा. दैट्स इट. ऑलराइट, अब यहां पे
एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू, जो कि सेकंड कंप्लेंट से डील करता है। इट डील्स विथ सेकंड कंप्लेंट की सब्सिक्वेंट कंप्लेंट की आपने एक बार कंप्लेंट करी और आपकी वो कंप्लेंट फॉर एग्जांपल डिसमिस हो गई, तो क्या आप सेम ग्राउंड पे सब्सिक्वेंट कंप्लेंट कर सकते हो? सेकंड कंप्लेंट हैज न्यू फैक्ट्स। वैसे जनरली, हाँ, पहले मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूँ कि जनरली ऑब्वियसली आप सब्सिक्वेंट कंप्लेंट नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोप्राइटी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स विल लीड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो सब्सिक्वेंट जो कंप्लेंट है जनरली अलाउड नहीं होती है, बट पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिसमें आप सब्सिक्वेंट कंप्लेंट भी कर सकते हो। कब कब कर सकते हैं? जब कोई न्यू फैक्ट जो है, जो पहले नॉट नोन था, विथ ड्यू डिलिजेंस, आपने बहुत डिलिजेंस लगाया बट इवन आफ्टर योर डिलिजेंस वो जो न्यू फैक्ट था इट वाज नॉट नोन, तो सेकंड कंप्लेंट अलाउड होगी। या फिर अर्लियर कंप्लेंट जो थी वो कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बेसिस पे डिसमिस की गई थी, देन ऑल्सो सब्सिक्वेंट कंप्लेंट विल बी अलाउड, या फिर अर्लियर कंप्लेंट डिसमिस हुई थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कंप्लेंट के बेसिस पे। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर अर्लियर कंप्लेंट आपकी डिसमिस हुई थी तो सेकंड वाली कंप्लेंट वो आपकी अलाउ हो जाएगी। या फिर पिछला वाला जो डिसमिसल था ऑफ द अर्लियर कंप्लेंट वो अब्सर्ड था, अनजस्ट था, मैलिफाइड था, तो सेकंड कंप्लेंट आपकी अलाउड हो जाएगी। या फिर प्रीवियस डिसमिसल ऑफ प्रीवियस कंप्लेंट पे the judicial magistrate did not apply his judicial mind, उसने judicial mind properly apply नहीं किया, तो second complaint आपकी allow हो जाएगी। otherwise second complaint आपकी कभी भी allow नहीं होगी, because the judicial propriety does not allow you to file subsequent proceeding based on the same ground. Okay, so this was all about complaint proceeding. अब हम start करेंगे इशू ऑफ प्रोसेस। तो जब हम इशू ऑफ प्रोसेस पढ़ते हैं तब जनरली इशू ऑफ प्रोसेस में हम सेक्शन 204 पढ़ते हैं। इट विल ऑलवेज बी रेड विद सेक्शन 87 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एंड सेक्शन 267, सेक्शन 204, सेक्शन 87 एंड सेक्शन 267 ऑफ सीआरपीसी, ये सारे हम पढ़ते हैं इशू ऑफ प्रोसेस में। इशू ऑफ प्रोसेस में हम ये 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। वील बी स्टार्टिंग विद 204। तो बेसिकली इशू ऑफ प्रोसेस होता क्या है, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली है, चाहे एफआईआर पे हो, चाहे कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे हो, चाहे इंफॉर्मेशन पे हो, और अगर वो उस एफआईआर, उस कंप्लेंट, उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है, हाँ वो सेटिस्फाइड है कि नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस, तो उस केस में वो इशू ऑफ प्रोसेस करता है। तो इशू ऑफ प्रोसेस का एक जनरल मीनिंग होता है कि वो प्रोसेस को इशू करेगा, वो प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। और ये प्रोसेस क्या है? दिस मीन्स कि या तो वो समन्स इशू करेगा या फिर वो वारंट इशू करेगा। समन्स इशू किया जाता है समन्स केसेस में, और समन्स केसेस वो केसेस होते हैं, वो ऑफेंसेस होते हैं विच आर पनिशेबल विथ लेस देन 2 years। ऑलराइट, और वारंट्स केस में अरेस्ट वारंट इशू होता है, और ये वारंट केस में या वारंट ऑफेंस में इशू होता है। और वारंट केस या वारंट ऑफेंस क्या होता है? विच इज पनिशेबल विथ मोर देन 2 years, which is punishable with more than 2 years. This is grave, this is less grave। क्योंकि ये लेस ग्रेव है तो इसमें हमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मियर प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज इनफ, तो हम सिर्फ समन्स इशू करते हैं ताकि वो सिर्फ प्रोड्यूस हो जाए।
बट वारंट केस जो है वो ग्रेव फॉर्म ऑफ ऑफेंस है, इसीलिए यहाँ पे उस अक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में रखना, अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए अरेस्ट वारंट इशू होता है, तो इसीलिए इसको हम वारंट्स केस बोलते हैं। Alright, now let's read section 204, जिससे कि हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे that what is issue of process. If in the opinion of the magistrate taking cognizance, अब जो मैजिस्ट्रेट है जिसने कॉग्निजेंस लिया है, कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर उस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है, तो इन दैट केस अगर केस समन्स केस है, अगर केस समन्स केस है तो वो समन्स इशू करेगा फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर वारंट्स केस है तो वो वारंट्स इशू करेगा। ऑलराइट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, बट यहां पे एक एक्सेप्शन भी है कि वो वारंट्स केस में एक समन भी इशू कर सकता है। जनरली मैंने क्या बताया कि वारंट्स केस में हमेशा वारंट इशू होता है, अरेस्ट वारंट, बट कई बार वारंट्स केस भी इतने ग्रेव नहीं होते हैं, तो इन दैट केस सिर्फ अगर आपको उस अक्यूज्ड को लेकर आना है अपीयर करने के लिए बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो समन्स कैन आल्सो बी इशूड इन वारंट्स केस, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। ऑलराइट, सो दैट इज इशू ऑफ प्रोसेस। तो मैंने आपको बोला इट शुड ऑलवेज बी रेड विथ सेक्शन 87। सेक्शन 87 मैंने आपको बताया ये भी अरेस्ट और वारंट और समन से डील करता है। तो 204 में बोला समन्स केस के लिए समन्स इशू होंगे, वारंट्स केस के लिए वारंट्स इशू होंगे, बट कई बार वारंट्स केस के लिए समन्स भी इशू होते हैं। तो जैसे 204 में बोला गया है कि कई बार वारंट्स केसेस के लिए समन्स भी इशू होते हैं, वैसे ही सेक्शन 87 बताता है कि कब समन्स केसेस में वारंट इशू होगा, कब समन्स केसेस में वारंट इशू होगा। अब ये दो केसेस में हो सकता है, एज पर सेक्शन 87 एक समन्स केस जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ समन्स इशू करने के लिए एम्पावर्ड है, वो वारंट भी इशू कर सकता है, और वो वारंट या तो इन एडिशन टू समन्स होगा, मतलब समन्स इशू करने के साथ साथ, या समन्स इशू करने के बाद, मतलब समन के साथ, मतलब इन एडिशन विथ समन्स, या फिर इन लिeu ऑफ, या फिर इन प्लेस ऑफ। इन लिeu ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या है, समन्स के बजाय, समन्स के अलावा हम समन्स इशू नहीं करेंगे समन्स केस में, हम सिर्फ वारंट ही इशू कर देंगे। इन एडिशन समन्स प्लस वारंट, बट इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ, नो समन्स, ओनली वारंट, बट दैट टू ओनली इन समन्स केसेस, ओनली इन समन्स केसेस। ओके, लेट्स रीड सेक्शन 87। Section 87, issue of warrant in lieu of or in addition to summons. तो कोर्ट में, अब इट इज अ मे प्रोविजन, इट इज अ डिस्क्रिशन, बाय बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफिक समन्स केसेस से डील कर रहे हैं जिसमें जनरली समन्स ही इशू होते हैं, बट यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि वो समन्स केसेस में कब कब अपना डिस्क्रिशन लगा के अपना रीजंस देके वो समन्स केसेस में भी वारंट्स इशू कर सकता है। तो ऑब्वियसली इट इज अ मे प्रोविजन टू इशू समन्स, जहां पे ही इज एम्पावर्ड बाय द कोर्ट टू इशू समन्स, बट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस ही मे इशू वारंट फॉर अरेस्ट। अपने स्पेशल रीजंस, अपना डिस्क्रिशन लगाने के बाद वो समन्स केसेस में समन्स के अलावा या समन्स के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकता है। तो इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ समन्स, तो या तो समन्स इशू करने से पहले उसको ऐसा लगे, या समन्स ऑलरेडी इशू कर चुका है उसके बाद उसको ऐसा लगता है, रीजन टू बिलीव है कि दैट अक्यूज्ड विल एब्सकॉन्ड
कि वो जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसके अपीयरेंस के लिए हमने समन्स इशू ऑलरेडी कर दिए हैं या हम करने वाले हैं, तो उन समन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी एब्सकॉन्ड हो जाएगा। तो उस केस में आप वारंट इशू कर सकते हो। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि जहां पे आपको लग रहा है कि एट एनी टाइम ही विल फेल टू अपीयर एंड समन्स जो कि ड्यूली सर्व हुए हैं एंड देयर इज नो रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर सच फेलियर, कि समन्स ड्यूली सर्व होने के बावजूद भी वो अपीयर नहीं होगा। तो ये है इन एडिशन टू समन्स। ऊपर वाला जो था ये इन एडिशन है, क्योंकि समन्स ऑलरेडी ड्यूली सर्व्ड यहां पे लिखा है, तो ऑब्वियसली इन एडिशन हुआ कि समन्स के बाद भी आपको लगता है कि वो अपीयर नहीं होगा, तो हमें वारंट भी इशू करना पड़ जाएगा। पर इससे पहले वाला जो प्रोविजन है क्लॉज ए, यहाँ पे इन ल्यू ऑफ वाला प्रोविजन आता है कि समन्स इशू करने से पहले ही अगर हमें लगता है कि समन्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो फिर भी एब्सकॉन्ड हो जाएगा, तो समन्स ना इशू करके हम वारंट इशू कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट्स में इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन यहाँ पे इम्प्लाइडली दिखाया है। सो दैट इज सेक्शन 87। सेक्शन 204 में हमने देखा कि समन्स केसेस में समन्स होगा, वारंट्स केस में वारंट्स होगा, बट कई बार वारंट्स केसेस में समन्स भी हो जाता है। तो जैसे वारंट्स केसेस में समन्स कर दिया जाता है, वैसे ही सेक्शन 87 हमें बताता है कि कौन से दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में समन्स केसेस में या तो इन एडिशन या तो इन ल्यू ऑफ हम वारंट इशू कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। ऑलराइट, तो दैट इज सेक्शन 87। सेक्शन 87। ऑलराइट, अब आता है सेक्शन 267। सेक्शन 267 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम हमारी प्रैक्टिकल टर्म्स में प्रोडक्शन वारंट बोलते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल टर्म में प्रोडक्शन वारंट बोलते हैं। प्रोडक्शन वारंट क्या होता है? प्रोडक्शन वारंट वो वारंट होता है जो कब इशू किया जाता है, जो तब इशू किया जाता है जब अक्यूज्ड इज इन जेल, जब अक्यूज्ड जेल में है। तो इस केस में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक प्रोडक्शन वारंट इशू करेगा पुलिस ऑफिसर को। ये पुलिस ऑफिसर इस प्रोडक्शन वारंट को लेके जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के पास, एंड देन ये वारंट उसको शो करके जो पुलिस ऑफिसर है वो जेल सुपरिटेंडेंट को ये प्रोडक्शन वारंट शो करेगा, एंड देन वो देखने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट विल हैंड ओवर द अक्यूज्ड टू पुलिस ऑफिसर, एंड देन ये पुलिस ऑफिसर उसको प्रेजेंट करेगा, उसको अपीयर करवाएगा बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो दैट इज द होल प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन वारंट। एक बार हम लोग इसको डेप्थ में देख लेते हैं। बाय सेक्शन 167, power to require the attendance of prisoners, those who are in prison, those who are imprisoned, those who are in jail. Okay, whenever in the course of inquiry, trial or proceeding, it appears to the court a person who is confined or detained in prison, एक person जो कि या तो confined है या detained है prison में, जेल में, उसको कोर्ट के सामने लाना है क्योंकि उसको कोर्ट का कोई चार्ज आंसर करना है। किसी ऑफेंस का चार्ज की हियरिंग में आपको उसको प्रोड्यूस करना है। ऑलराइट, किसी प्रोसीडिंग में आपको उसको प्रोड्यूस करना है। उस केस में प्रोडक्शन वारंट इशू किया जा सकता है, या फिर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्टिस डिलीवर करने के लिए एविडेंशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उस पर्सन को एग्जामिन करोगे। तो उस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए उसको प्रिजन से या जेल से लाना जरूरी है और उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, अपीयर करना बहुत जरूरी है। सो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक ऑर्डर करेगा जिसमें वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, आप उसको जो भी बोलो, उसको डायरेक्ट करेगा, उसको रिक्वायर करेगा
to produce such person before the court. कि please hand over the person to the police officer so that the person can be appeared, produced before the judicial magistrate for answering the charge or for the purpose of proceeding. All right. So this is about production warrant. तो हमने क्या क्या देखा कि जब इशू ऑफ प्रोसेस होता है अंडर 200 अंडर 204 तो या तो समन्स इशू होगा या वारंट इशू होगा. मतलब या तो ये समन्स केस होगा या ये वारंट केस होगा. समन्स केस में जनरल बात करें तो समन्स इशू होते हैं, बट एक्सेप्शनली कभी कभार समन्स केस में वारंट भी इशू हो सकता है अंडर सेक्शन 87. और अगर वारंट केस की बात करें तो जनरली वारंट ही इशू होगा, बट एक्सेप्शनली समन्स भी इशू हो सकता है, जो दिया गया है सेक्शन 204 बी में. सेक्शन 204 बी में दिया गया है कि कब वारंट केस में समन्स इशू हो सकता है, और सेक्शन 87 में दिया गया है कि कब समन्स केस में वारंट इशू हो सकता है. ऑलराइट, इसमें ये दो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहां पे इन एडिशन होगा या फिर इन प्लेस ऑफ या फिर ल्यू ऑफ. ओके, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा सेक्शन 267 जिसमें प्रोडक्शन वारंट के बारे में दिया गया. ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट, दिस इज एवरीथिंग अबाउट इशू ऑफ प्रोसेस. तो आज हमने पढ़ा है इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में पूरा. आज हमने कंप्लेंट प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया है, एज वेल एज हमने इशू ऑफ प्रोसेस का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने सेक्शन 204 पढ़ा है, सेक्शन 87 पढ़ा है और सेक्शन 267 पढ़ा है. अब अगर सपोज पहले हम लोग बात करते हैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग की, पहले हम बात करते हैं अगर कंप्लेंट प्रोसीडिंग की, तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स में इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, इवन मेंस में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इंटरव्यू में भी दे मे आस्क. सो इन तीनों के लिए कंप्लेंट प्रोसीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली. आपको इसको इन डेप्थ करना है सो दैट आप इसमें मेंस के आंसर्स लिख सकें. ऑलराइट, फिर आते हैं इसमें, और जो मेंस के आंसर्स मेनली पूछे जाएंगे वो 202 में से पूछे जाते हैं, सेक्शन 202 में से पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. अब अगर हम इशू ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें हमने सेक्शन 204, 87 एंड 267 के बारे में पढ़ा है, सो जनरली ये आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. आज तक मेंस में नहीं पूछे गए हैं, बट इट इज नॉट येट, बट यू नेवर नो. आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न के लिए श्योर नहीं हो सकते हो. प्रीलिम्स में यस डेफिनेटली दे आर आस्क्ड, बहुत बार पूछे भी गए हैं और चांसेस है कि पूछे भी जाएंगे. मेंस में आज तक कभी पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन कभी भी इशू ऑफ प्रोसेस से रिगार्डिंग, बिकॉज सीआरपीसी में इसके अलावा भी कई सारे ऐसे जो एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स हैं जैसे बेल है, अरेस्ट है, कॉग्निजेंस है, या फिर आपके ट्रायल प्रोसीजर्स हैं, जिसमें से कि आपके जो एक्सप्लेनेटरी या फिर डिस्क्रिप्शन वाले आंसर्स होते हैं वो होते हैं. बट इशू ऑफ प्रोसेस पे आज तक कभी मेंस में पूछा नहीं गया है, बट ये सिर्फ नॉट येट है. एनीथिंग में हैपन, पूछा जा सकता है, तो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इसके आपको सेक्शंस, क्लॉजेस सब कुछ याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. मेंस के हिसाब से भी आपको इसको तैयार करना है बिकॉज यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट. तो इट मे बी आस्क्ड, बट आज तक कभी पूछा नहीं गया है. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में आज तक कभी पूछा नहीं गया. बट अगर यही हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग की बात करें तो कंप्लेंट का जो टॉपिक है ये बहुत बार प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है, तो प्लीज प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. Alright, so this was all for today's lecture.
फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हम इसमें कॉग्निजेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस पढ़ेंगे. एंड आज के लिए बस इतना ही. प्लीज डू इट थॉरली. प्लीज प्रिपेयर योर कंप्लेंट प्रोसीडिंग का जो पूरा टॉपिक है उसके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपको आगे एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन्स में हेल्पफुल हो. So that is it for today, and we'll meet in the next lecture. Thank you so much. Take care.